मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यानी आर्ट्स ज्ञान बिंदु एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग जो पहलू को पढ़ेंगे उसका नाम यानी समास है। और ये जो समास है यानी क्लास 10th और 12th में तो पूछा ही जाता है, लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें भी समझिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैसे हम लोग किसी शब्द को यानी देखते ही बता दे कौन सा समास है, तो आइए हम लोग इस पहलू को क्या करते हैं, सीखते हैं कि आखिर ये समास क्या होता है। देखिए, समास इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जो समास है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए, तो यहां पर एक शब्द है सम, जोड़ ये जो एकार आपको दिख रहा है यानी ये आ का मात्रा है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। उसका देखिए तो स है तो यानी यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, यानी स। तो समास का यानी संधि विच्छेद का हो जाएगा बुआ, यानी सम जोड़ आस। कितना आसान है। समास यानी सम, ये जो एकार है इसका अर्थ का होता है यानी आ होता है, और उसके बाद देखिए तो क्या है, स है तो सम जोड़ आस हो जाएगा। अब जो है इस समास का इस शाब्दिक अगर आपसे अर्थ पूछा जाए कि जो समास है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बुआ संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। ये जो क्वेश्चन है यानी जो संक्षेप लिखे है ये बोर्ड ने कई बार पूछा है। अगर गिनती कीजिएगा तो गिनती भुला जाइएगा। यानी समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, संक्षेप। और फिर आपके दिमाग में ऐसा आता होगा कि आखिर संक्षेप क्या होता है। तो किसी चीज को अगर हम छोटा करके लिख रहे हैं तो एक को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, संक्षेप। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हम शाब्दिक लिखे हैं ना, ये जो शब्द है जब विशेषण पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो शब्द है इसका विशेषण का होता है बुआ, यानी शाब्दिक होता है। और देखिए ये जो आखिर समास है क्या होता है, अगर हम कहें त्रिफला, एक शब्द हम लिखे हैं, देखिए तो क्या लिखे हैं, त्रिफला। और त्रिफला को अगर हम यानी तोड़े तो हम इसको कहेंगे तीन फलों का समूह। यानी देखिए तो इसमें यानी त्रिफला में यानी देखिए को शब्द छिपा हुआ है। ये जो तीन है ये क्या है बुआ, एगो शब्द है। याद रखिएगा इस शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी पद कहते हैं। ये फलो यानी ये भी क्या है, एक शब्द है। देखिए तो ये दूसरा शब्द है, ये पहला हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम का कहे तभी एक शब्द है, और ये जो समूह है ये भी क्या है, एगो शब्द है। यानी कहे का मतलब ये है मेरा, अगर इसको हम देखिए तो अलग किए हैं तो एकरा को हम लोग क्या कहेंगे बुआ, विग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे, विग्रह। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विग्रह का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बुआ तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। और ये जो है यानी जो त्रिफला है ये क्या है बुआ, समास है। क्या है, समास। तो ये आप समझ गए कि अगर जो शब्द अलग अलग हो यानी छिटाई हम लोग कह सकते हैं, तो क्या है बुआ, विग्रह। तो तीन फलों का समूह ये क्या है, विग्रह है। अब विग्रह का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी तोड़ना हो जाएगा। ये क्या है, सब विग्रह है, और ये क्या है हमारा, यानी समास है। एक और क्वेश्चन देखिए यहां पर बन रहा है, अगर आपसे कोई पूछे यानी समास किसे कहेंगे, तो देखिए तो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, चारों शब्द को मिलाए हैं तो क्या बना है बुआ, त्रिफला। हम नहीं कह सकते हैं कि शब्दों के मेल को क्या कहेंगे बुआ, यानी समास कहेंगे। या कह सकते हैं कि पदों के मेल को हम लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। इतना समझ में आ गया। एक बार और देखिए, समास का संधि विच्छेद तो सम जोड़ आस हो जाएगा। इस समास का आखिर शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, संक्षेप। और संक्षेप का अर्थ क्या होता है बुआ, यानी छोटा होता है। और शब्द का विशेषण क्या है, यानी शाब्दिक है। अब जो है हम लोग कैसे पहचाने कौन विग्रह है और कौन समास है। अगर वो टूटा है, बिखरा है, तो वह क्या है बुआ, विग्रह है। तो जो तीन फलों का समूह लिखे हैं ये क्या है, एक विग्रह है।
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विग्रह है इसका अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, यानी तोड़ना हो जाएगा। अब देखिए तो इसका परिभाषा इसी में है। शब्द यानी 4 गो शब्द को अगर मिलाए हैं तो क्या बना है, यानी त्रिफला बना है। तो शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी समास कहते हैं। अब जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकार में, आखिर ये जो समास है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए तो 1 2 3 4 इन शब्द को कटाए हैं, तो यानी कितना प्रकार के होता है बुआ, 4 प्रकार के। अगर फिर मुख्य कहा जाए, मुख्य समास कितने हैं, तो भी हमारे आंसर का हो जाएगा 4 होगा। लेकिन अगर कुल कह दिया जाए, कुल समास कितने हैं, कुल समास कितने हैं, तब आपका आंसर का हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक समास के बारे में जानते हैं कि आखिर इस समास को हम देखते ही शब्द को कैसे पहचान ले कि इसमें कौन सा समास है। तो चलिए हम लोग यानी पहला समास को क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए पहला जो समास है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। दूसरा का नाम है द्वंद्व समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। पांचवा है कर्मधारय समास। और छठा है यानी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब हम लोग एक एक समास के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर ये समास क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार एक क्वेश्चन आया था सुधी अशुद्धि में कि यानी कौन सही है। तो अगर आपसे ऐसे दे दे अव्ययी भाव, तो क्या है बुआ, यानी गलत है। क्योंकि यहां पर देखिए 2 हम क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं। तो हम लोग ये जाने अब ये आखिर अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास ये कहता है, अव्ययी भाव समास, कि अगर किसी शब्द में देखिए तो यानी अव्यय और उपसर्ग, यानी जिस समास से अव्यय और उपसर्ग का अगर जहां भी अगर आपको कहीं बोध दिख जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी अव्ययी भाव समास कहेंगे। देखिएगा इसका आंसर इसी में है। यदि यहां पर लिखे हैं अव्ययी, तो जहां पे अगर अव्यय और उपसर्ग का संबंध दिख जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब आपके दिमाग में ऐसा चलता होगा कि आखिरी अव्यय क्या है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जिसका कर्ता वचन और कर्म के अनुसार कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ, अव्यय। और फिलहाल ये जानिए, अगर दुनिया के कोई भी शब्द अगर यथा से शुरू होता है तो वह क्या है, अव्यय है, और उसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब जो है ये उपसर्ग क्या है, देखिए तो ये हम क्या लिखे हैं, हार लिखे हैं। अगर हम ये कहे, ये अगर हम 4 लिखे हैं, एक पहला अगर हम जोड़े वी, तो क्या बन गया बुआ, बिहार। अगर फिर यहां पर वी जोड़े तो क्या बन गया, यानी विचार। तो यानी शब्द के जो पहले आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी उपसर्ग कहते हैं। इसे आप लोग 6ठा 7ठा क्लास में पढ़े होंगे, परफिक्स एंड सफिक्स। तो उपसर्ग जो भी होता है ये कहां जुटता है, यानी शब्द के पहले जुटता है। एक बार और इसका परिभाषा देखिए, अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे, तो जिस समास का पहला पद, यानी पहला पद बुआ, पहला पद उपसर्ग और अव्यय हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
यानी अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब जो है एक कैसे हम पहचाने कि उस शब्द को देखते ही उसमें अव्ययी भाव समास है, तो अभी हम बताया। देखिए, तो अगर किसी शब्द की शुरुआत अगर यथा से होती है तो आप कौन सा समास कहिएगा, यानी अव्ययी भाव समास। अगर जहां भी आपको उपसर्ग दिखता है तो वो कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। अगर मान लीजिए हम जिसे एग्जाम्पल अगर पूछे यथा संभव, बताइए तो कौन सा समास है। अरे देखिए ना, यहाँ पे क्या है, यथा है तो कौन सा समास हो जाएगा, यानी अव्ययी भाव समास। अगर हम फिर कहे यथा विधि, क्या लिखे, यथा विधि। एक और लिखते हैं यथा शीघ्र। फिर अगर हम कहे यथा शक्ति, यथा शक्ति, तो इस सब में देखिए तो यानी पहले क्या है, यथा है कि नहीं है। तो अगर यथा कहीं भी, हम ही ने बताएं आपसे कि अगर यथा कहीं भी आपको शुरुआती में दिखता है तो आप कौन सा समास टिक कीजिएगा, अव्ययी भाव समास। अब देखिए तो एगो उपसर्ग पर देख लिया जाए। अगर हम कहे प्रकार, उसके बाद प्रति दिन, अगर हम कहेंगे उपकार, फिर कहे अगर उपचार, उपचार हटाइए, अगर हम कहेंगे प्रतिदिन, तो हो गया, देखिए यहां पर हो जाएगा इतना उससे भी। तो इसके पहले क्या है, प्र है, इसके पहले क्या है, प्र है, इसके पहले क्या है, देखिए तो यानी उप है, तो इस सभी में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ये बात समझ में आ गया। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो जिस समास का पहला पद अव्यय और उपसर्ग होगा, तो ये बात दिमाग में माने याद रखना है कि वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। अब देखिए तो अगर यथा से कहीं आपको शब्द दिखाई दे दे, अगर उपसर्ग से कहीं शब्द दिखाई दे दे, तो कौन सा समास कीजिएगा, यानी अव्ययी भाव समास। अब देखिए इस समास का कुछ रूल है, यानी नियम है, और इसमें दो हम नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या है, कहता है कि अगर दुनिया का कोई भी शब्द के आगे या पीछे अगर भर दिख जाए तो आपको आंख बंद करना है और कौन सा समास ठीक करना है, यानी अव्ययी भाव समास। देखिए तो ये नियम पहला कहता है। अगर मान लीजिए हम कहे दिन भर, अगर हम फिर कहे पेट भर, फिर अगर हम कहे आज भर, ये भी कह सकते हैं। ये देखिएगा उल्टा इसको अगर हम करें भर और उसका देखिए तो दिन, यानी कहे कि मेरा मतलब ये है कि दुनिया कोई शब्द अगर आपको दिखता है और उससे बस ये देखना है आगे या पीछे, अगर ये भर दिख जाए ना, ये अगर भर दिख जाए तो आपको कौन सा समास ठीक करना है, यानी अव्ययी भाव समास ठीक करना है। एक और देखिए, ये रूल पहला है। इसका नियम एक और कहता है, नियम यानी इसका नियम दो है। अगर एक ही शब्द दो बार आए तो भी उसमें कौन सा समास होगा, यानी अव्ययी भाव समास होगा। देखिए तो एग्जाम्पल, अगर हम कहे साफ, तब फिर हम क्या लिखेंगे बुआ, साफ। देखिए तो साफ असाफ। अगर हम फिर कहे गली, तब फिर क्या हो जाएगा, यानी गली। फिर अगर हम कहे पल, अब फिर क्या हो जाएगा, पल। ये बात समझ में आ गया। अगर एक गो शब्द का स्क्वायर हो जाए, यानी शब्द दो बार रिपीट हो जाए, तो कौन सा समास है, यानी अव्ययी भाव समास है। चलिए अव्ययी भाव समास हम लोग क्या इसमें पढ़े, एक बार और देखिए। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उपसर्ग हो तो उस हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब देखिए तो कैसे हम एग्जाम्पल पहचानेंगे। तो हम बोले हैं कि अगर यथा और कहीं उपसर्ग दिखता है, यानी उपसर्ग से शब्द अगर कहीं बनता है,
तो आपका कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। देखिए तो एग्जाम्पल जो है, ये बात याद रखिए, एक से दो ही लिखिए, उसको बस कैसे इसको हम कैच करें, कैसे उसको पकड़े, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए तो यथा संभव, यथा विधि, यथा शीघ्र, यथा शक्ति, इस सब में क्या है? यानी यथा है तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। देखिए तो प्रकार लिखे हैं, प्रतिदिन लिखे हैं, उपकार लिखे हैं। देखिए तो शब्द के पहले जितना ही उपसर्ग आ रहा है ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब इसी का रूल है, यानी पहला रूल कहता है कि दुनिया कोई शब्द अगर उसमें आगे या पीछे अगर भर दिख जाता है, क्या दिखेगा बुआ? यानी भर अगर आ जाएगा तो आपका आंसर का हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। देखिए तो आज भर, पेट भर, दिन भर, भर पेट, या कोचिंग भर कह सकते हैं, या पल भर कह सकते हैं, क्षण भर कह सकते हैं, जीवन भर कह सकते हैं। इस सब में कौन सा समास बुआ? अव्ययी भाव समास है। अब देखिए तो इसी अव्ययी भाव समास का यानी जो रूल हमने के कौन है? दूसरा है, एक कहता है कि अगर एक के शब्द यानी एक ही शब्द के अगर स्क्वायर भी हो जाएगा तो आपका आंसर का हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए तो साप तो सेम ही शब्द आएगा साप, फिर गली तो गली, फिर पल तो क्या हो जाएगा? पल हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी दूसरा कौन सा समास है। चलिए दूसरा जो समास है उसका नाम है बुआ द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए खूब बढ़िया से, इधर भी दो है, इधर भी दो है, यानी कहे कि मेरा मतलब ये है कि जो अक्षर इधर है वो अक्षर इधर भी है। तो बन गई इसका परिभाषा कि जिस समास में यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यानी द्वंद्व समास कहेंगे। परिभाषा तो याद करना नहीं है, देखिए तो कितना आसान है। द्व द्व यानी जो अक्षर इधर है वो अक्षर इधर भी है, यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बुआ? यानी द्वंद्व समास कहेंगे। अब जो है आपसे अगर एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो सबसे आसान तरीका याद रखिएगा, अगर जहां भी विलोम विलोम शब्द दिख जाएगा तो आप आंसर जो टिक कीजिएगा वो कौन सा कीजिएगा बुआ? यानी द्वंद्व समास। अब कहिएगा विलोम शब्द क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो विलोम शब्द को हम लोग उल्टा शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्टा शब्द। और इसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। देखिए तो अगर हम कहेंगे जन्म, तब कहिएगा उल्टा इसका क्या होगा? मरण होगा। तो जन्म तो क्या हो जाएगा बुआ? मरण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जन्म और जो मरण है इसमें कौन सा समास है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अभी तो बताए हैं, यानी जहां भी अगर विलोम शब्द दिख जाता है तो कौन सा समास टिक कीजिएगा बुआ? यानी द्वंद्व समास टिक कीजिएगा। अगर हम फिर कहे भाई तो क्या हो जाएगा? उल्टा देखिए तो बहन हो जाएगा। अगर हम कहे पाप तो क्या हो जाएगा बुआ? पुण्य। अगर हम कहेंगे धर्म तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बुआ? यानी अधर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो द्वंद्व समास एक बार और देख लीजिए कि जिस समास का अगर दोनों पद प्रधान हो तो हम लोग क्या कहेंगे बुआ? यानी द्वंद्व समास कहेंगे। और एग्जाम्पल हम कैसे पकड़ेंगे इसको, ये दिमाग में हमारे चलना चाहिए कि अगर जहां भी विलोम शब्द आता है तो कौन सा शब्द यानी कौन सा समास होगा बुआ? द्वंद्व समास। देखिए तो जन्म मरण, भाई बहन, पाप्य पुण्य, धर्म अधर्म, ये कौन सा समास हो जाएगा? यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। थोड़ा एक और बता दीजिए तो, अगर हम कहें रुपया पैसा तो कौन सा समास होगा? देखिए तो उल्टा मिल रहा है, रुपया पैसा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर हम एक और कहें बाढ़ तो देखिए तो इसका उल्टा आप चलाइएगा, तो बाढ़ का उल्टा क्या हो जाएगा? सुखाड़। यानी इसमें भी कौन समास है बुआ? यानी द्वंद्व समास है। तो हम लोग नेक्स्ट समास की ओर बढ़े। समझ में आ गया ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो समास है यानी 3 नंबर समास है, इसका नाम है बुआ द्विगु समास। इसका नाम क्या है? द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है, देखिए कुछ का आंसर उसी में छिपा रहता है। अगर हम यहां पर देखिए तो कह रहे हैं द्वि, क्या कह रहे हैं? द्वि, 4, 5, यानी कहे कि मेरा मतलब ये है यहां पर हम गणना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बुआ? गणना। गणना, तो गणना को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? गिनती कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती। और जब गिनती कहेंगे तो किसको दर्शा रहा है बुआ? संख्या वाचक। क्या दर्शा रहा है? संख्या वाचक। तो जिस समास का यानी जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, तो उस हम लोग क्या कहेंगे बुआ? द्विगु समास कहेंगे। ये बात समझ में आ गया? अरे भाई देखिए एक बार और, यहाँ पर द्वि लिखे हैं तो द्वि माने क्या होता है? गिनती गिन रहे हैं, तो गिनती को हम लोग क्या कहते हैं? गणना कहते हैं। ये भी हम लोग को पढ़ना है, तत्सम और तद्भव आगे पढ़ाएंगे कि गणना जो है ना ये तत्सम है और गिनती क्या है? तद्भव है। यानी जो शब्द स्टाइल मार देगा वो तत्सम है और जो सिंपल दिखेगा वो क्या है? तद्भव है। यानी द्वि यानी गणना, गिनती। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा उसे आप क्या कहिएगा? द्विगु समास कहिएगा। अगर हम कहे नवरोज, अगर हम फिर कहे नवरात्र, अगर कहे पंचवटी, पंचवटी, अगर हम कहे पंचदेव, अगर हम कहे बुआ सप्ताह, सप्ताह। देखिए तो एक बार हम क्या बोले हैं, अगर पहले संख्यावाचक दिख जाएगा यानी संख्या दिख जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन समास? द्विगु समास। देखिए तो नवरोज, 9 दिन का रोज। नवरात्र तो 9 दिन का रात्र है। पंचवटी तो 5 है कि नहीं? ये संख्या है। अगर हम पंचदेव कहे तो ये भी संख्या है। और सप्ताह तो आप लोगों को दिखिए रहा है यानी 7 दिन का एक समूह है। तो अभी हम बोले हैं कि जहां भी अगर पहला अक्षर आपको संख्या का प्रतीक दिख जाएगा तो आप कौन सा आंसर मारिएगा? वो टिक यानी द्विगु समास मारिएगा। कोई दिक्कत? एक बार और देख लिया जाए। चलिए, तो द्विगु समास क्या होता है? जहां पर गणना या गिनती, तो कह सकते हैं कि जिस समास का पहला पद अगर संख्यावाचक होगा तो उसे आप क्या कहिएगा? द्विगु समास। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई किसी भी शब्द में अगर पहले यानी संख्यावाचक दिखेगा, संख्या का बोध होगा तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। नवरोज, नवरात्र, पंचवटी, पंचदेव, ये सब के पहले देखिए तो एक संख्या का बोध है कि नहीं है, तो कौन सा समास हो जाएगा? यानी द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चौथा समास की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो समास है उसका नाम है बहुव्रीहि समास। इसका नाम क्या है बुआ? बहुव्रीहि समास। पहले आप परिभाषा को समझिए, उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल कैसे समझेंगे इसको देखिए। एक और बात ध्यान दीजिएगा, इस साल एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है कि यानी समास का परिभाषा ही पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप खाली एग्जाम को यानी एग्जाम्पल मत देखिए, इसका परिभाषा भी समझते चलिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एगो एक वचन, एगो द्विवचन होता है और एक बहुवचन होता है। सेम कंडीशन ही कर रहा है। एक होता है पहला पद, एक होता है पहला पद, एक होता है बुआ दूसरा पद, एक होता है तीसरा पद। तो तीसरा पद को बुआ हम लोग क्या कहेंगे? अन्य पद। क्या कहेंगे? अन्य। इस हम कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसी प्रकार यहां पर काम कौन कर रहा है बुआ? यानी अन्य पद कर रहा है। तो जिस समास का न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो यानी अन्य पद प्रधान होगा तो उस हम लोग क्या कहेंगे बुआ? बहुव्रीहि समास। एक बार और देखिए इसका आंसर इसी में देखिए, कह रहा है बहु, इसका नाम है बहु। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ना पहला प्रधान होगा न दूसरा होगा। इसमें जब बहु होगा तो बहु को हम लोग अन्य कहते हैं। तो जिस समास का
समास का अन्य पद यानी क्या होगा बुआ, प्रधान होगा, अन्य पद प्रधान होगा, तो उसे आप क्या कहिएगा, बहुब्रीहि समास कहिएगा। समझ में आ गया? बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे? तो बहु मने अनेक, अनेक को हम लोग बहुवचन कहेंगे। तो जिस समास का न पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, यानी अन्य पद की प्रधानता का बोध हो, उस हम लोग क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन ऐसा समास है जिसका अन्य पद प्रधान होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अन्य यानी बहुवचन। तो बहुवचन यानी कौन सा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए आपको एग्जाम्पल कैसे देखना है, देवताओं, क्या लिखे हैं, देवताओं। तो जहां भी अगर आपको देवता के नाम कहीं भी दिख जाता है ना, इसका आप दिमाग में याद रखिएगा कि कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हम कहते हैं ना बहुत सारे देवता है, तो यानी जहां भी देवता के नाम आ जाएगा, अगर आपको कहीं दिखता है ऐसा, तो कौन सा समास टिक कीजिएगा, यानी बहुब्रीहि समास टिक कीजिएगा। देखिए तो अगर हम कहें वीणा पाणी, वीणा पाणी, अगर फिर कहे श्वेतांबर, अगर हम फिर कहे नीलकंठ, फिर अगर हम कहे दशानन, दशानन, अगर हम फिर कहे बुआ चक्र पाणी, एक और हम लिखते हैं बुआ बाघंबर, बाघंबर। इस सारा शब्द को खूब ध्यान से देखिए। अगर हम कह रहे हैं वीणा अब पाणी, वीणा माने हाथ होता है, वीणा माने वीणा जो हम लोग कहते हैं बजाते वो होता है, और पाणी माने क्या होता है, हाथ। तो ये बताइए यानी वीणा पाणी को धारण कौन की है, सरस्वती जी। तो सरस्वती जी जो है ये देवता का नाम हुआ कि नहीं है। श्वेतांबर, तो श्वेत वस्त्र कौन पहनती है, सरस्वती जी, एक देवता का नाम हुआ। नीलकंठ, तो नीला कंठ यानी किनका है, शिव जी का है, तो देवता का नाम है, तो बहुब्रीहि समास हुआ। उसी प्रकार दशानन, एक यानी महान पंडित थे, यानी दशानन किसको कहा जाता है, रावण को। एक और बात याद रखिएगा बुआ, जहां भी अगर आपको संकेत का बोध दिखाई दे देना, अगर किसी शब्द को कह रहे हैं और कहीं और उसका अर्थ ले आकर बोध करा रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे पकड़ना है समझ में आ गया। अगर जहां भी देवता का नाम दिखता है, और वह देवता का नाम तो बोध कराएगा, लेकिन वो आपको लगेगा खींच के ले जा रहा है, यानी संकेत का बोध करा देगा, तो वह कौन सा समास हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर एक और हम कहे जैसे पीतांबर, अगर हम कहे बुआ पीतांबर, देखिए तो ये पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं, तो ये तो आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छा ये देवता का नाम है। जब देवता का नाम है तो कौन सा समास कहिएगा, यानी बहुब्रीहि समास कहिएगा। नेक्स्ट समास की ओर हम लोग बढ़े, चलिए एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए जो पांचवा समास है इसका नाम है बुआ कर्मधारय समास। अब देखिए एक कर्मधार समास आपको तभी समझ में आएगा जब चार गो शब्द समझ में आएगा। अगर हम कहेंगे ना विशेषण, विशेषण, इसी के साथ में क्या आता है बुआ, विशेष। क्या आता है, विशेष। एक होता है उपमान, एक होता है बुआ उप में होता है। जब तक ये चार गो शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप ये समझ ही नहीं सकते हैं कि कर्मधार समास कैसे हम लोग पहचाने कि इसमें कर्मधार समास है। ध्यान दीजिए, ये विशेषण, पहले विशेष से क्या होता है। अगर हम कहे बुआ काली गाय, देखिए तो यहां पर शब्द तो एक है, लेकिन यहां पर इसमें अर्थ छिपा हुआ है, एक है गाय। तो इसी को हम लोग कहते हैं बुआ विशेष। क्या कहते हैं, विशेष। देखिए तो गाय है यानी नाम है, तो क्या इसको हम लोग नाम नहीं कह सकते हैं, ये क्या है, वो एगो संज्ञा भी है। लेकिन इस गाय के खासियत बता रहा है, खूबी बता रहा है कि ये जो गाय है ये कैसा है, काली है भाई, गोर रहे जो भी हो, गोर तो नहीं रहेगी भाई, उजला रहेगी।
तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, विशेषण। ये बात समझ गए कि विशेषण कौन है, विशेष से कौन है। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगा उस हम लोग क्या कहेंगे, विशेष से कहेंगे। अब विशेष से को ही बुआ का कहा जाता है, हो संज्ञा कहा जाता है। और जो काली है ये कौन सी हो जाएगा, विशेषण। एक खासियत है, क्या है बुआ, खूबी है। तो विशेषण और विशेष हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। एक और बता दीजिए, अगर हम कहे उजला कमीज, ध्यान दीजिए। तो ये जो उजला है थोड़ा बताइए तो क्या है, क्या है, संज्ञा है कि नहीं है, ये संज्ञा है। क्या बुआ, संज्ञा है। इसी संज्ञा को हम लोग क्या कहेंगे, अभी तो बताए हम, विशेष से कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, विशेष। तो ये बताइए, इसका खासियत बता रहा है, यानी खूबी बता रहा है, ये कैसा है, उजला है, तो क्या हो जाएगा बुआ, यानी विशेषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विशेषण। ये बात समझ में आ गया, विशेषण विशेष जान गए। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कमीज की विशेषता बताई जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, विशेष। आप विशेष से हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। आई कैसा है, उजला है, यहां पर कैसा है, काला है। तो उजला कहे, काला कहे, ये क्या है बुआ, एगो विशेषण है। अब चलिए नेक्स्ट हम इसको समझते हैं, तुलना। क्या लिखे हैं, तुलना लिखे हैं। तो देखिए इसमें कंपेयर कहते हैं ना, तो उपमेय और उपमान का होता है, ये दोनों का अर्थ होता है तुलना, यानी कंपेयर करना। तो जहां भी अगर आपको तुलना का संबंध दिख जाएगा तो कौन सा समास टिक कीजिएगा, यानी कर्मधार समास। अभी तुलना का होता है, अगर हम कहेंगे चंद्रमुख चरण कमल, अगर हम फिर कहे कमल नयन, कमल नयन, ध्यान दीजिए। तो ये जो मुख है, यानी किसी की मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो यानी ये उपमान और उपमेय है। फिर यानी कमल, यानी चरण कमल, यानी किसी के चरण को यानी कमल ही माना जा रहा है, तो ये भी क्या है, देखिए तो एगो यानी तुलना का बोध कर रहा है। अगर हम फिर कहें नयन आ कमल, यानी किसी का जो आंख है, नयन माने आंख होता है, वह किसके समान है, कमल के समान है। अगर मैं एक और देखिए तो हो सकता है कहीं नीचे आप लोग न दिखता हो, यहां पर देखिए लौह पुरुष, क्या लिखे हैं, लौह पुरुष। देखिए तो एक पुरुष की तुलना किससे की जा रही है, यानी लोहा से की जा रही है, यानी जो पुरुष है लोहा के समान है कि नहीं है। तो देखिए तो यहां पर कौन सी है, उपमान और उपमेय है। अगर हम फिर कहे आपके भाषा में लाल बाजार, देखिए तो ये जो बाजार है कैसा है, लाल है कि नहीं है। अगर हम फिर कहे चेक पोस्ट, चेक पोस्ट, देखिए तो यानी चेक करने के लिए पोस्ट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कहें तो यानी कर्मधार समास किसे कहेंगे, तो जिस समास से विशेषण विशेष, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा तथा, यानी जिस समास से विशेषण विशेष तथा उपमान और उपमेय का बोध हो, तो उस हम क्या कहेंगे, कर्मधार समास कहेंगे। परिभाषा समझ में आ गया। तो जहां पर विशेषण विशेष और उपमान उपमेय का संबंध दिख जाए तो उस हम क्या कहेंगे बुआ, यानी कर्मधार समास कहेंगे। अब जो है आपको कैसे एग्जाम्पल समझ में आना है, देखिए अभी दो शब्द लिखे हैं, देखिए तो ये उजला कमीज भी लिखे हैं, ये काली गाय भी लिखे हैं, ये जो लिखे हैं तीनों शब्द, ये शब्द में कौन सा समास है बुआ, यानी कर्मधार समास है। अभी हम बोले हैं कि जहां अगर तुलना का बोध दिख जाए, जहां अगर आपको खासियत खूबी दिख जाए, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, यानी कर्मधार समास हो जाएगा। एग्जाम्पल समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। अगर हम कहे बुद्धिमान मानव, बुद्धिमान मानव, तो नहीं बता सकते हैं। ये जो मानव है इसकी खूबी है बुआ, विशेषता बताया जा रहा है, वो कैसा बुद्धिमान है, तो कौन सा समास हो जाएगा, यानी कर्मधार समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समास को देखते हैं। नेक्स्ट जो समास है इसको नोट में याद रखिएगा बुआ, और हम जो भी नोट में लिखाते हैं ये समझिए बोर्ड के लिए
ये भी है, ये बात याद रखिएगा। जैसे देखिए इसका नाम है नए समास। क्या नाम है बुआ? नए समास। और कोई ऐसा साल नहीं हो जिससे बिहार बोर्ड ने इस समाज से क्वेश्चन पूछा ना हो। भले इसका नाम नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन हर एक साल ये पूछा जाता है। देखिए नए का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। नकारात्मक, इसी को हम लोग कहते हैं भोजपुरी की भाषा में क्या कहते हैं? नहीं। तो जिस समाज से तो न से नए और न से नकारात्मक, यानी जिस समाज से यानी नकारात्मक का बोध हो यानी नहीं का बोध हो उस हम लोग क्या कहेंगे बुआ? नए समास कहेंगे। परिभाषा बुझा गया? तो न से नए और न से नकारात्मक। तो जिस समाज से नकारात्मक का यानी नहीं का बोध हो उस हम लोग क्या कहेंगे बुआ? यानी नए समास कहेंगे। अब जो है कैसे शब्द को देखकर आप पहचान जाइएगा इसमें कौन सा समास है। देखिए इसका एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं बुआ शांति, दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर हम कहे धर्म, कहे परिचित, फिर एक और कहते हैं परिभाषित, दिख रहा है। एक और शब्द देखिए लिख देते हैं जन्म। यानी अगर हम ये पांचों शब्द को लिखे हैं ना, अगर देखिएगा खूब ध्यान से तो एक होता है निगेटिव, एक पॉजिटिव होता है, यानी नकारात्मक सकारात्मक। तो जो सारा हम शब्द को लिखे हैं ये सब सकारात्मक है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं? नकारात्मक। अगर हम कहे अशांति, देखिए तो ये नकारात्मक बन गया। तो अशांति जो हमेशा बेचैन रहे, शांत न रहेगा, तो देखिए तो ये नए समास नकारात्मक का बोध हुआ। अगर हम कहेंगे अधर्म, देखिए तो अधर्म बन गया, यानी जो हमेशा पाप करे। देखिए तो अपरिचित, जिससे हम लोग परिचित ही नहीं है, तो नकारात्मक का बोध हुआ। फिर कहे अपरिभाषित, जिसका कोई भाष्य ना निकले, यानी उसका परिभाषा ही ना निकले। का लिखे हैं अजन्म, यानी कभी वो जन्म ही नहीं लिया हो। तो देखिए तो अगर हम इसको हम ढक ले तो देखिए तो जितना उधर शब्द दिख रहा है ये सब क्या है? सकारात्मक है। तो मैं यही बताया है कि अगर इसके पहले देखिए आ रहा है ये नकारात्मक बन गया, तो जहां भी अगर नकारात्मक का बोध होगा उस आप क्या कहिएगा बुआ? यानी नए समास कहिएगा। अब देखिए इसका एगो रूल है, याद रखिएगा। दुनिया किसी शब्द में, दुनिया के किसी भी शब्द में अगर अ पहले दिखाई देता है तो आंख को बंद कीजिएगा और कौन सा समास मारिएगा? यानी कौन सा समास सही होगा? यानी नए समास होगा। अब देखिए तो हम लोग 5 गो समास पढ़ लिए प्लस एक नोट में पढ़ लिए कौन सा समास? नए समास। इसके बाद जो छठा समास होता है उसका नाम क्या है बुआ? तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। एक बात बताइए, अगर किसी घर में अगर 5 गो लोग हैं, यानी 5 आदमी है, उसमें से 4 आदमी निकल जाए तो उसमें अगर हम पूछे कितना आदमी बचा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1 आदमी बचा। तो उसी प्रकार से हमको वही कहना है कि जब हम लोग 5 गो समास को नहीं बल्कि 6 गो समास को यानी पहचानने का तरीका को सीख गए, अगर आपके 7 ऑप्शन में उस समास से हट कर आता है तो आप कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा बुआ? यानी तत्पुरुष समास टिक कीजिएगा। तो इसलिए इस समास को नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके बाद यानी इसका एक छोटा सा वीडियो बना देंगे हम सिर्फ किसके लिए? तत्पुरुष समास के लिए। तो ये नहीं दिमाग में लाना है कि अभी हम लोग समास नहीं पढ़े, अधूरा है, हम लोग पढ़ लिए हैं। क्योंकि जब 5 या 6 समास पढ़ लिए अगर उसके बाद कोई आता है वो शब्द पकड़ में नहीं आता है तो आपका आंसर कौन सा होगा बुआ? तत्पुरुष समास होगा। तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी सेंड कीजिए और शेयर कीजिए। और एक और बात, खुशी की बात यह है कि आप जाकर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारिए आर्ट्स ज्ञान बिंदु एकेडमी, उसी पर ये सारा का सारा आपको वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा। तो आज हम लोग का सफर यहीं तक, नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे।